ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है विधि विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता। ये कार्यक्रम LLM द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र जुडिशियल प्रोसेस की तीसरी इकाई पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोहम्मद असद मलिक। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम जुडिशियल एक्टिविज्म। आज प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। पिछले अंक में हमने चर्चा की न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसे कि हम न्यायिक सक्रियता का आधार मानते हैं, और हमने चर्चा की कि न्यायिक सक्रियता की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हमने चर्चा की कि जब शेष दो अंग कार्यपालिका और विधायिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं करते, तो सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिका को उन्हें पथ पर लाने के लिए सक्रियता दिखानी पड़ती है। अब इस अंक में हम चर्चा करेंगे न्यायिक सक्रियता की उत्पत्ति कहाँ से हुई और न्यायिक सक्रियता को किस हद तक हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे जुडिशियल रेस्ट्रेंट, क्या न्यायालय की इस सक्रियता पर कोई अवरोध है या लगाना चाहिए या नहीं। तो पहले हम चर्चा करेंगे न्यायिक सक्रियता के ऐतिहासिक पहलू की। जैसा कि हमने पिछले अंक में चर्चा की थी कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक पुनर्विलोकन का ही विस्तार है, और न्यायिक सक्रियता शब्द का भी प्रयोग भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस शक्ति का प्रयोग करता है। तो न्यायिक सक्रियता के ऐतिहासिक पहलू को देखने से ये स्पष्ट होता है कि 1893 में जस्टिस महमूद ने आर वर्सेस फोपी एंड अदर्स के बाद में अपने विसम्मत निर्णय में इसके बीज बोए थे, जब उन्होंने एक विचाराधीन कैदी को सुनवाई का अधिकार देने की वकालत की थी। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद हम कह सकते हैं कि न्यायालय ने सक्रिय भूमिका अदा करना शुरू कर दिया था। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद हम देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कब सक्रिय भूमिका निभाई। तो हम कह सकते हैं कि IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगाते हुए ये अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 में केवल संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निहित है तथा संविधान के भाग 3 में संशोधन करने की शक्ति ये अनुच्छेद नहीं देता। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग
के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था, अर्थात भविष्य लक्षी निर्णय के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। तथा ये कहा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार अपनी सक्रियता का परिचय दिया। बाद में संसद में 24वें संविधान संशोधन द्वारा गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय को अप्रभावी बना दिया। 24वें संविधान के संशोधन की वैधता को चुनौती केशवानंदा भारती बनाम केरल राज्य के मामले में दी गई 1973 में। केशवानंदा भारती बनाम केरल राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने आईसी गोलकनाथ में दिए गए निर्णय को पलट दिया। द सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड द डिसीजन ऑफ द आईसी गोलकनाथ। उच्चतम न्यायालय ने 24वें संशोधन को ये कहते हुए विधिमान्य बताया कि संसद किसी भी संशोधन के तहत संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। इस प्रकार इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इस प्रकार एक बार फिर उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक सक्रियता का परिचय दिया। न्यायिक सक्रियता की संकल्पना को अधिक बल मिला मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के बाद में। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का निर्वचन करते हुए अमेरिकी सम्यक प्रक्रिया को भारतीय विधिशास्त्र में समाहित किया। In this case, the Supreme Court introduced the concept of due process in our jurisprudence. The court held that the mere fact that laid down procedures were followed before depriving Menka Gandhi of her passport did not amount to due process, but such procedure must have to pass the test of reasonableness and fairness. इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने कहा कोई भी प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर खरी उतरनी चाहिए। दैट शुड बी जस्ट, फेयर और रीजनेबल। न्यायिक सक्रियता का त्वरित गति से विकास जनहित याचिका के उद्भव के बाद ही माना जाता है, या यूं कहें कि न्यायिक सक्रियता का आधार जनहित याचिका ही है तो ज्यादा उचित और स्पष्ट होगा। अतः न्यायिक सक्रियता की पूरी जानकारी के लिए आवश्यक है कि हम ये जान लें कि जनहितवाद क्या है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात लोकहितवाद या जनहितवाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन लाभ पाने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है। इसे हम लोकस स्टेंडाई के रूल से भी जानते हैं। लोकहितवाद के जरिए उच्चतम न्यायालय ने इस नियम को उदार बनाया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिलैक्स द रूल ऑफ द लोकस स्टेंडाई थ्रू द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लोकहितवाद को परिभाषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समाज के निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों के संवैधानिक और विधिक अधिकारों में इसका काफी महत्व है। लोकतंत्र में जनहितवाद विधि शासन का एक आवश्यक तत्व है। जनहितवाद का महत्व इसलिए अधिक है कि कमजोर और गरीब व्यक्ति जो न्यायालय जाने में असमर्थ हैं, उसकी क्षति से संबंधित याचिका अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है। मीन्स दोज पीपल आर नॉट एबल टू अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी एंड सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन, देन एनी अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन कैन फाइल द सूट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीड पार्टी। अब सवाल उठता है कि जनहितवाद का उदय कैसे हुआ और किसने किया। जस्टिस पी.एन. भगवती को जनहितवाद का पिता कहा जाता है। जस्टिस पी.एन. भगवती इज नोन
एज ए फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात लोकहितवाद का विस्तार पूर्वक निर्णय एसपी गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1982 में उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। इस बात को हम न्यायाधीश हस्तांतरण बात के नाम से भी जानते हैं, जजेस ट्रांसफर केस नंबर 1। एसपी गुप्ता के बाद में 7 न्यायाधीशों की पीठ ने लोकहितवाद के नियम को स्थापित किया। इस बात के बाद कोई भी व्यक्ति और संस्था किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति एक पोस्टकार्ड लिखकर उच्चतम न्यायालय को भेजता है तो उच्चतम न्यायालय उस पोस्टकार्ड को एक रिट पिटीशन मानते हुए उस पर निर्णय दे सकता है। इवन ए पर्सन कैन रोट ए पोस्टकार्ड टू द सुप्रीम कोर्ट and Supreme Court can treat that letter as a writ petition without following the procedural technicalities, क्योंकि मुख्य उद्देश्य किसी पीड़ित को न्याय देना है। लोकहितवाद का उदय एसपी गुप्ता से पहले भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि न्यायाधीश माननीय श्री कृष्ण अय्यर ने पहली बार 1976 में मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई के बाद में प्रतिनिधिकवाद के बीज बोए थे, जब उन्होंने कामगार यूनियन और दूसरे लोगों के बिहाफ पर सूट फाइल करने की इजाज़त दे दी थी। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स कामगार कारपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1981 के बाद में न्यायाधीश कृष्ण अय्यर और न्यायाधीश PN भगवती ने इस पर चर्चा की थी, और इसी बाद में पहली बार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात लोकहितवाद शब्दावली का भी प्रयोग किया गया था। लेकिन एसपी गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1982 का पहला ऐसा वाद है जिसमें जस्टिस PN भगवती ने लोकहितवाद की महत्ता को विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। साथ ही साथ उन्होंने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए भी कुछ सुझाव दिए थे। लोकहितवाद के आने के बाद न्यायालय द्वारा ज्यादा सक्रियता दिखाई गई, क्योंकि रूल ऑफ लोकस स्टेंडाई, जो कि सुनवाई के नियम के नाम से जाना जाता है, उसे उदार बना दिया गया था। और इसके बाद बहुत से मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिशा निर्देश भी जारी किए। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ये आवश्यक नहीं कि न्याय पाने के लिए पीड़ित या शोषित व्यक्ति ही याचिका दायर करे। पीड़ित व्यक्ति की ओर से अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा भी याचिका दायर की जा सकती है। यही जनहितवाद की शुरुआत होती है। जनहितवाद याचिका न्यायालय की सक्रियता में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है। हम कह सकते हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का व्यापक स्वरूप भारतीय उच्चतम न्यायालय की क्रियाशीलता को प्रतिबिंबित करता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने तमाम महत्वपूर्ण वादों में अपनी सक्रियता दिखाते हुए कमजोर और लाचार लोगों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है। हुसैनारा खातून वर्सेस सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार AIR 1979 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने शीघ्र विचारण को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार अभिनिर्धारित किया। द सुप्रीम कोर्ट held that right to speedy trial is one of the fundamental right under Article 21 of the Constitution of India, and the justice should be provided to the people without any delay. इसके अलावा और भी बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए, जैसे कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी सक्रियता का परिचय देते हुए सरकार को दिशा निर्देश दिए कि
वो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून बनाए और बेगार को ख़त्म करे, क्योंकि फरीदकोट की खानों में बच्चों को बेगार के तौर पर और बंधक बनाकर रखा गया था और उन्हें मिनिमम वेजेस भी प्रदान नहीं किए जा रहे थे। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया, जिसे हम कहते हैं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1997। इस मामले में निर्णय सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने तथा यौन समता को सुनिश्चित करने के लिए विधायिका को समुचित विधि का निर्माण करना चाहिए, और जब तक विधायिका इस संबंध में किसी विधि का निर्माण नहीं कर देती तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को ही विधि माना जाना चाहिए। और इस निर्णय का बहुत ही प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा और ये निर्णय महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने में बहुत ही योगदान अदा करता है। हमारी भारतीय संसद में आज भी बिल जो कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है अभी भी लंबित है, और भारत की जनता बहुत ही बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रही है कि कब भारत की संसद न्यायालय द्वारा दिए गए इन दिशा निर्देशों को कानून का जामा पहनाएगी। इसके अलावा दूसरा निर्णय जो कि भारतीय नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो है DK वसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1997 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्णित किया कि गिरफ्तारी के संबंध में जब तक विधायी उपबंध नहीं बना दिए जाते तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देश ही विधि की प्रकृति के रूप में लागू रहेंगे। इस निर्णय का प्रभाव ये पड़ा कि भारत की संसद ने DK वसु के निर्णय में दिए गए ज्यादातर दिशा निर्देशों को हमारी CRPC में सम्मिलित कर लिया। कुछ दिशा निर्देशों को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के जरिए और कुछ दिशा निर्देशों को क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2008 के जरिए CRPC में सम्मिलित कर लिया। इस निर्णय में न्यायालय ने कहा था कि अगर पुलिस अभिरक्षा में नागरिकों की मृत्यु होती है तो ये एक सभ्य समाज पर जो कि विधि के शासन द्वारा शासित है एक काला धब्बा है। 2011 में जस्टिस मार्कंडे काटजू ने महबूब बाचा के केस में कहा था कि ये हमारे राज्य सरकारों की ड्यूटी है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें और पुलिस की भूमिका इसमें अहम होती है। अगर पुलिस ही नागरिकों को पुलिस अभिरक्षा में मारने का काम करेगी तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा। मार्कंडे काटजू ने इस बात में फैज अहमद फैज का एक शेर भी कोट किया था। उन्होंने कहा, बने हैं अहले हवस मुंसिफ भी और मुद्दई भी, किसे कातिल कहें किसे वकील कहें, कि अगर पुलिस ही अभिरक्षा में नागरिकों को मारेगी तो वकालत कौन करेगा और कातिल कौन कहलाएगा। और ज़रूरी ये है कि दी फुल प्रोटेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड to the people and the rights of the citizen should be protected. It is the duty of the police assigned by the state. इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक सक्रियता दिखाते हुए और भी तमाम नए कानून बनाए। हम कह सकते हैं जुडिशियल लॉ मेकिंग, जैसा कि हमारे भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अगर किसी नागरिक के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसे प्रतिकर का प्रावधान नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत रुदल छावर से स्टेट ऑफ बिहार के बाद में पहली बार कंपेंसेशन मीन अर्थात प्रतिकर प्रदान किया था। उसके बाद बहुत से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए जिसमें के नागरिकों को उनके अधिकारों के उल्लंघन के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 32 और 226 के तहत
प्रतिकर प्रदान किया, जिसमें के नीलबती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा AIR 1993 का बाद एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था अगर किसी नागरिक के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत उस नागरिक को मुआवजा या प्रतिकर प्रदान कर सकता है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इस निर्णय का प्रभाव ये हुआ कि उन नागरिकों को जिनके अधिकारों का उल्लंघन होता है उन्हें या तो न्यायालय द्वारा या ह्यूमन राइट कमीशन के निर्देशों के द्वारा मुआवजा दिलाया जा सकता है। 2011 में जुडिशियल एक्टिविज्म पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, जिसमें कि हमारी सरकार कहने लगी कि न्यायपालिका लक्ष्मण रेखा को लांघ रही है, जब मामला PG थॉमस की नियुक्ति से रिलेटेड था। द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ सेंटर फॉर पब्लिक इंटर लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2011, इस मामले में PG थॉमस की नियुक्ति को चुनौती दी गई और उच्चतम न्यायालय ने क्वारंटो की रिट इशू कर दी और साथ ही साथ कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए जो कि सरकारों द्वारा पालन किया जाना चाहिए नियुक्ति के वक्त। सरकार का कहना यह था कि न्यायपालिका अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघ रही है। इन द नेम ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म द जुडिशरी इज क्रॉसिंग इट्स लिमिट, बट इफ द government is not performing its duty within the four wall of the constitution, then the judiciary come forward for the protection of the constitution, because judiciary is a protector and the guardian of the constitution of India. दूसरी तरफ जो कि न्यायिक सक्रियता की आलोचना होती है वो इस बात पर होती है कई मर्तबा कि हमारी न्यायपालिका ऐसे दिशा निर्देश जारी कर देती है जिन्हें के लागू करना संभव नहीं है। तो ये कहा जाता है कि न्यायिक सक्रियता के नाम में आए दिन नए नए दिशा निर्देश न्यायपालिका जारी करती रहती है। हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश HS कपाडिया ने भी कहा था कि द जुडिशरी शुड नॉट ट्राई टू रन द गवर्नमेंट, कि न्यायपालिका को सरकार चलाने का काम नहीं करना चाहिए, न्यायपालिका को अपनी सीमाओं के अंदर काम करना चाहिए। इसमें ज़रूरी यह है कि न्यायपालिका लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए जहां जरूरी है वहां हस्तक्षेप करे। तो एक हमेशा से चर्चा का विषय रहा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म, इट इज ऑल्सो नेसेसरी देयर शुड बी सम जुडिशियल रेस्ट्रेंट, कोई न्यायिक अवरोध भी उन पर लगाया जाना चाहिए ताकि न्यायपालिका अपनी सीमाओं से आगे ना बढ़ जाए। इसके लिए तमाम न्यायाधीशों ने भी अपना मत व्यक्त किया और ये कहा न्यायपालिका को न्यायिक निर्णय देते वक्त अपनी सीमाओं के अंदर काम करना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RC Lahoti cautioned his brother and sister judges about the judicial activism. He said to preserve the sanctity and credibility of the judicial process and to overcome the criticism the judicial activism, it is necessary to practice self-restraint while innovating new tools. तो इसमें RC Lahoti ने न्यायपालिका को सावधान करते हुए कहा कि न्यायपालिका अपने कार्यों का निर्वहन सीमाओं के अंदर रहते हुए करे। जस्टिस मार्कंडे काटजू ने भी स्टेट ऑफ UP एंड अदर्स वर्सेस जी सिंह बिस्ट के मामले में 2007 में कहा था कि न्यायपालिका को अपनी सीमाओं के अंदर काम करना चाहिए, उससे उसकी और मर्यादा बढ़ेगी। डिविजनल मैनेजर अरावली गोल्फ क्लब वर्सेस चंद्रहास 2008 के मामले में भी न्यायालय ने कहा था कि न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर ये दोनों अंग ठीक से काम नहीं करते हैं तो जनता इलेक्शन में सरकार को बदल सकती है। 2012 में BK नसवा वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में न्यायालय ने कहा था कि न्यायालय विधायिका को ये निर्देश नहीं दे सकता कि वो कोई विशेष कानून बनाए, क्योंकि अगर न्यायालय इस तरह का कोई निर्देश देता है तो ये विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप माना जाएगा। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ओनली द जुडिशरी कैन स्टेप इन। सिर्फ अबाधित परिस्थितियों में ही न्यायपालिका कभी कभी दिशा निर्देश जारी कर सकती है। तो ज़रूरी ये है
कि न्यायपालिका सीमाओं के तहत काम करे। जस्टिस कपाडिया ने कहा था, जब बाबा रामदेव को रामलीला मैदान से हटाया गया तो सोमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया था कि राइट टू स्लीप इज ए फंडामेंटल राइट। जस्टिस कपाडिया सेड, वेयर आर वी गोइंग व्हेन वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दीज राइट्स, व्हाई द जुडिशरी एवरी डे क्रिएटिंग द न्यू राइट्स। कि न्यायपालिका नए नए अधिकारों का क्यों विस्तार करती जाती है जब इन्हें लागू करना संभव ही नहीं है। इस प्रकार न्यायिक सक्रियता समाज के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारतीय समाज में हमारे नागरिक आज भी न्यायाधीशों को भगवान का रूप मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर कहीं से कोई न्याय नहीं मिलता है और अगर वो न्याय के मंदिर न्यायालय में जाएंगे तो उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। तो इसके लिए जरूरी यह है कि न्यायपालिका को सक्रिय भूमिका अदा करते रहना चाहिए। साथ ही साथ न्यायपालिका को भी अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। इस चर्चा के बाद जरूरी है विद्यार्थियों के लिए वो ये जान लें कि इस पे किस तरह के सवाल आ सकते हैं और उसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है। तो इस पे क्वेश्चन हो सकता है कि डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, कि भारतवर्ष में न्यायिक सक्रियता की उत्पत्ति तथा विकास का वर्णन कीजिए। दूसरा सवाल हो सकता है, डू यू थिंक दैट द जुडिशरी इन द नेम ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म इज क्रॉसिंग इट्स लिमिट? क्या आप समझते हैं कि न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के नाम पर अपनी सीमाओं को लांघ रही है? इसकी चर्चा कीजिए। तीसरा सवाल हो सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडियन डेमोक्रेसी? भारतीय प्रजातंत्र में न्यायिक सक्रियता का क्या महत्व है? और सवाल हो सकता है कि डिस्कस द जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रेस्ट्रेंट, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अपरोध। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क्या क्या चीजें लिखना जरूरी हैं, इस पर हम चर्चा कर लें। तो जैसा कि पहला प्रश्न, डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया, भारतवर्ष में न्यायिक सक्रियता की उत्पत्ति और विकास। हमने अपनी चर्चा में विस्तार पूर्वक चर्चा की कि न्यायिक सक्रियता की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसे लिखने से पहले जरूरी यह है, पहले आप ये बताएं कि न्यायिक सक्रियता का उद्भव कैसे हुआ। तो हमने जाना कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक पुनर्विलोकन का ही विस्तार है। फिर हमें बताना होगा ब्रीफ में कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। उसके बाद जैसा कि हमने चर्चा की कि न्यायिक सक्रियता का आधार लोकहितवाद है, तो हम उसका कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से बताएंगे कि लोकहितवाद कैसे न्यायिक सक्रियता का आधार है। उसके बाद हम न्यायिक सक्रियता से संबंधित न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद में बताएंगे क्या न्यायपालिका को किन सीमाओं में रहते हुए अपने कार्य को क्रियान्वित करना चाहिए। जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है कि क्या न्यायपालिका जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर अपनी सीमाओं को लांघ रही है, ये हमेशा एक चर्चा का विषय रहा है। न्यायपालिका पर हमेशा विधायिका के द्वारा ये लांछन लगाया जाता रहा है कि ये अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघ रहे हैं। लेकिन भारत के नागरिक और जुरिस्ट और लीगल ल्यूमरीज और आम आदमी ये मानता है कि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से ही तमाम घोटाले जो कि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा या नेताओं के द्वारा किए गए, उन पर कार्रवाई संभव हो पाई। इसलिए न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता जरूरी है। इसमें आप न्यायिक सक्रियता का वर्णन करेंगे, साथ ही साथ उन सीमाओं के बारे में बताएंगे जो कि न्यायपालिका को डिसीजन देते वक्त पालन करना चाहिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम केसेस में, जैसा कि अभी हमने चर्चा में देखा कि जीत सिंह विस्ट का केस देखा, अरावली गोल्फ क्लब का केस, बीके नसवा का केस, और जस्टिस कपाडिया ने जो कहा कि न्यायपालिका को कार्य करना चाहिए विद इन दी रेस्ट्रेंट, सेल्फ रेस्ट्रेंट इज मस्ट, क्योंकि न्यायपालिका से ऊपर, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई न्यायालय हमारे यहाँ नहीं है। जरूरी यह है कि न्यायपालिका सेल्फ रेस्ट्रेंट के अंतर्गत ही कार्य करे। तो इस चर्चा में हमने जिन विषयों को देखा उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक सक्रियता, जनहितवाद और
जुडिशियल रेस्ट्रेंट अर्थात न्यायिक अवरोध। अभी आप सुन रहे थे विधि विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम जुडिशियल एक्टिविज्म। आज आपने इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सुना। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर मोहम्मद असद मलिक, उद्घोषिका विभा तिवारी। इस कार्यक्रम का ध्वनियांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।